अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अर्शीद नौशारी जेके न्यूज़ पोस्ट से आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता ही है इस वक्त इलेक्शन जो दंगल चल रही है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में सब जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने की कोशिश कर रही है और दिखा रही है नहीं, हम ही आगे है। और आगे कौन होगा वो तो 8 तारीख को हुई। 8 तारीख तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और 8 तारीख को ही आपको पता चल जाएगा आगे कौन निकल जाएगा और 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। और ये जम्मू कश्मीर को तब तक आप इंतजार कीजिए। एक उस चेहरे को लाए हैं जिससे हम इस पे बात करेंगे। और पहले तो ये RLJP से स्पोक्स पर्सन थे, उसके बाद उन्होंने अलहदगी अख्तियार की और फिर ये बीजेपी में गए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी लीडर सादतुल निसार। इससे बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे खासकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अब आगे क्या करने वाली है, और इनसे पूछने की ये कोशिश करेंगे और आप तक ये पहुंचाएंगे। सादतुल निसार साहब, आपका अब खासकर हमारे चैनल में स्वागत है और पहली बार आज हमारे चैनल में आप मुझसे बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप RLJP में थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे और एक बड़ा ओहदा था आपका वहां पर, क्या वजह है आप वहां से निकल गए? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। और पहले मैं एक बात आपको बताऊं, पोस्ट डजंट मैटर फॉर द पर्सन हु वांट टू सर्व फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने पहले से ये दिमाग में रखा है, जब मैं पॉलिटिक्स में था या मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं जब काम कर रहा था, मेरा पहले से माइंड में ये था कि मेरे को लोगों के हित में काम करना है, मेरे को लोगों के लिए काम करना है। हाँ, ये भी सच है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मेरा एक बहुत बड़ा ओहदा था, मैं एक अच्छे पोस्ट पे था। कल को मैं कुछ भी उस पार्टी से मैंडेट या कुछ भी मिल सकता था, वरना थिंग कि मेरे को ये देखना था कि कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है जो यहाँ के लोगों के लिए काम करे, जो यहाँ के यूथ के लिए काम करे, जो यहाँ की माँ बहनों के लिए काम करे। क्योंकि हमने अब बहुत कुछ झेल चुके हैं, हमने बहुत कुछ देख चुके हैं। हम अब यहाँ का यूथ या यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग, यहाँ के जो हमारे बड़े लोग हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। अब देखने की बारी खत्म, इसीलिए हमारा ये बड़ा डिसीजन था लास्ट टाइम जब मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी था। उसके बाद हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करेंगे 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो मेरा अपना ग्रुप एक कैडर है। बट फिर हमने उसके बाद ये डिसाइड किया कि नो, वी विल नॉट फाइट इन द इलेक्शंस, वी विल गो विद द बीजेपी, बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म सक्सेस में हमें बीजेपी वो एक पार्टी लगी जो यहाँ के यूथ और यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकती है। खासकर आप बीजेपी में गए और बीजेपी में क्या लगा आपको, क्या सोच के बीजेपी ज्वाइन किया? देखिए, पहले हमने ये भी देखा कि फ्रॉम 2019 टू 2024 वी आर इन 2024 राइट नाउ। तो मैंने ये भी देखा कि तब से कितने डेवलपमेंट्स हो रही है, तब से कितने यहाँ पे स्कीम्स आए, या चाहे यहाँ पे आप देखो एजुकेशन सेक्टर कितना इम्प्रूव हुआ, यहाँ के यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट लग गई। मतलब बहुत चीजें ऐसी हुई जो यहाँ के यूथ को बहुत पहले से जरूरत थी, लेकिन वो काम अब होने लगे। ठीक है, 2019 से बहुत डिफरेंस है। जो बिफोर 2019 था वो एक कश्मीर था, और जो अब 2019 के बाद एक डिफरेंट कश्मीर है। ये द होल स्टोरी हैज बीन चेंज्ड। मैंने लास्ट टाइम भी एक अपने डिबेट में यही बोला था कि हम कश्मीरियों को भी ये समझना चाहिए कि हमें हमारा यूथ, हमारा यहाँ का जो यूथ मेन कॉन्सेंट्रेशन एक यूथ पे होनी चाहिए, बिकॉज एक यूथ बैकबोन होती है कंट्री की। जब हम अपने यूथ को खुश नहीं रख सकते तो हमें उस सरकार के साथ करना ही क्या है, व्हाट वी हैव टू डू विद दिस गवर्नमेंट। और आपने बोला बीजेपी का ही हाथ आपने क्यों थामा? मैं एक वो बंदा हूँ, अगर मेरे यूथ का काम बीजेपी दे रही है करके तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। अगर बीजेपी कल को इंशाल्लाह पावर में आती है, यहाँ के लोगों के हित में काम करती है, इसमें बुरा क्या है? पार्टी मेरे भाई कोई भी हो, लेकिन द मेन थिंग इज कि जो एक हम जैसे मतलब कोई भी हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो एक नौकर होता है लोगों का। हम चुने हुए लोग होते हैं, हम कल को जीत के आते हैं तो हमें लोगों के लिए काम करना होता है, ना कि हमें घर भरने के लिए काम करना होता है। और मुझे अभी एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो यहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए किया, जो यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट्स लाई, एजुकेशन सेक्टर देखो या हॉस्पिटल्स या जो भी चीजें हम देख रहे हैं, यहाँ के स्मार्ट सिटी या कुछ भी, यहाँ का सबसे पहले एक बार यहाँ का एक आज यंग यूथ सेफ है। पहले हम तो सेफ नहीं थे ना 2019 से पहले अगर हम सुबह घर से निकलते थे शाम को आने की पता नहीं होती थी, घर वालों को पता बेटा सुबह जा रहा है शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा। देखिए आज द थिंग इज पीसफुल एटमॉस्फेयर है। आज मैं 1 बजे भी घर जा सकता हूँ, 2 बजे भी जा सकता हूँ, 12-12 1-1 बजे तक यहाँ पे घंटा करके 50 के लोकल गप्पे मार रहे होते, अच्छी बात है। दैट मीन्स कश्मीर इज चेंजिंग एंड द यूथ आर चेंजिंग। हमें मेन टारगेट है यूथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। खासकर आप मुझे ये बताइए
क्योंकि बीजेपी में तो आप गए हैं और बीजेपी के बहुत सारी उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं, और खास यहाँ पर जो लोकल पार्टियां हैं आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, और यहाँ की लोकल पार्टियां जो है वो हर कोई पार्टी बोल रही है बीजेपी ने हमें बर्बाद करके रख दिया। आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बर्बाद तो हमें एनसी और पीडीपी जैसे सरकारों ने किया है। मैं एक बात, उमर साहब, फारूक साहब, महबूबा जी हो, इनके हाथ में तो कश्मीर की दौर थी 2014 तक, तो इन्होंने यहाँ के कश्मीर के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, यहाँ के एक यूथ के लिए क्या किया। इन्होंने, मेरे भाई, यहाँ के अपने घर भरे, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाई, अपने बच्चों को मतलब डिसिप्लिन का सब कुछ दिया जिंदगी में। लेकिन यहाँ के यूथ को क्या किया? मैं जो आज ये सरकारें कह रही है कि बीजेपी ने हमें बर्बाद किया, उनसे मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बर्बाद बीजेपी ने किसी को नहीं किया। बीजेपी ने यहाँ के यूथ को बनाया है, यहाँ के कश्मीर को, नए कश्मीर को बनाया है। सो वी हैव टू सपोर्ट दीज थिंग्स। हमें अच्छे चीजों को, पॉजिटिव चीजों को साथ देना चाहिए, ना कि हमें नेगेटिव चीज को साथ देना चाहिए। उमर साहब ने यहाँ के कश्मीर के लिए क्या किया? अगर उसकी पार्टी में दम है, अगर उसका एक बंदा मेरे सामने आके अपने 20 काम गिनवाए, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं अपनी पॉलिटिशियन में, मैं पॉलिटिक्स उम्र भर के लिए छोड़ दूंगा। बट ये तो सबको पता है, ये तो हमारी बदकिस्मती है। जो लोग भी कुछ गिने चुने एनसीआर पीडीपी के साथ हैं, वो तो हमारी बदकिस्मती है। उनके समझ में अभी भी ये बात नहीं आ रही कि यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के एनसी ने उनके लिए क्या किया। एनसी ने उनको पीठ पीछे वार किया है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ के बच्चों को शहीद करना, उसमें भी एनसी पीडीपी थी। मैं एक चीज कह रहा हूँ, महबूबा जी 2016 में जब थी सरकार में, तब उन्होंने बोला ये बच्चे टॉफीज लाने जाते हैं, ये बच्चे दूध लाने जाते हैं, ये मतलब उससे ऐसा बयान दिया था, आपको खुद भी याद होगा। तो आज वही महबूबा जी ये बोल रही है कि अगर मैं जीत गई तो मैं हर बच्चे को, जो भी बाहर जेलों में बंद है, उनको आजाद करके लाऊंगी। तो उस टाइम वो महबूबा जी क्यों वो कह रही थी? वो तो यहाँ के बच्चों को मार रही थी उस टाइम। या 2010 में जब उमर साहब सरकार में थे, रगड़ो के टाइम, उन्होंने भी तो यहाँ के बच्चों को मारा है। उन्होंने अपने कुर्सियों के लिए, अपने मतलब स्टेट गवर्नमेंट रन करने के लिए यहाँ के लोगों के खून के साथ खेला है, यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ खेला। और मेरा वादा है आपसे कि इस बार एनसी और पीडीपी का बिस्तरा गोल होगा, और वो होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाएगी, और वो आप भी देखेंगे और यहाँ की आवाम भी देखेगी। आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो कश्मीर में पार्लियामेंट में उनका कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो इलेक्शन लड़ सकता था? देखिए, पहले ही आपने जो ये बात बोली कि वो एक लॉन्ग टर्म, जो पार्टी के हाईकमांड होते हैं, कुछ पार्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उनको इन लॉन्ग टर्म रन सही लगा, उन्होंने वो डिसीजन लिया। और वो डिसीजन हमारे सही भी साबित हुआ। जो हमने यहाँ पे जो भी उस टाइम अलायंस किया, तो वो हाईकमांड तक वो या सादत तक डिपेंड नहीं करता है। मैं ये बात काट रहा हूँ, हाईकमांड सही जो डिसीजन लेगा वो तो ठीक है, मगर मैं बोल रहा हूँ 10 साल से अभी भी बीजेपी यहाँ इतनी कमजोर है, वो अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतार नहीं सके। मेरे भाई, बीजेपी कमजोर है, बीजेपी बहुत ताकतवर है। आज आप खुद देखिए, बीजेपी के जो यूथ, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले इलेक्शन जो हुआ है बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, ये तो एक ही साल में हो रहे हैं ना दोनों। कितना ही गैप है, 3-4 महीने का गैप है। चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम भाजपा बहुत ताकतवर थी और आज भी ताकतवर है। द थिंग इज कि आप खुद देखिए, देखो, जब एक पार्टी होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें देखना उसमें कौन बंदे इन्वॉल्व है, वहाँ की लीडरशिप कौन कर रहे हैं, वहाँ के सीनियर सुपीरियर्स कौन है। इस भाजपा में आज सब लोग एक यूथ है, हर यूथ घर घर से निकल के भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। परसों में हबाकदल साइड से घूम रहे थे, छोटे 2 बच्चे, अभी उनको वोट करने की उम्र भी नहीं है, 12-13 साल के वो बच्चे हैं। उन्होंने हमारे पास आके बोला कि भाजपा जीतेगी। दैट मीन्स यहाँ के बच्चों को भी पता है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ के कश्मीर का नया कश्मीर का विजन है, वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने लाया। और हमारी पार्टी में ऐसे कदरवार लीडर्स हैं जो हर एक को हरा भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हम ना किसी से डरते हैं, ये मैंने परसों, ना हमें डराओ ना हम डरेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी है, खुद से लड़ेंगे और खुद से जीतेंगे। और ये इंशाल्लाह आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में पता चलेगा। जो इतने भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में जब सरकार ना बनाए, इंशाल्लाह इस बार पूरी आवाम का, पूरी यहाँ की यूथ का भारतीय जनता पार्टी के साथ सपोर्ट है। आपने बोला हम इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे, तो पूरे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, हमें हारने की आदत नहीं है। हारना इन द सेंस कि हमें यह है कि, तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो अभी हम कमजोर है? कमजोर की बात नहीं होती है। तो आप, अगर आप बोल रहे हैं हम जीत के आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपने
सारी सीटों पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? देखिए मेरे भाई, हम एनसीपीडी थोड़ी ही नहीं है। हमें ये है कि एनसीपीडी पे पहले मैं आपको एक मिसाल दूं, जो उमर साहब हमारे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उन्होंने यहाँ पे हमेशा फैमिली पॉलिटिक्स ही चलो, या मैं बोलूंगा क्यों, आपके मैं उसके बाद सवाल का जवाब ये भी दो दूंगा। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम खुद बोला था कि जब तक यहाँ पे स्टेटहुड 370 वापसी नहीं होगी तब तक मैं इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। तो परसों उसने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना फॉर्म भरा है और आज वो बंदे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ के अवाम के लिए लड़ना है। ठीक है, हम जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमने 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे 6 हो, जितनी भी हमारी है, लेकिन हमें ये 100% श्योर शॉट है कि हम वहां से जीत के आएंगे, हम वहां से फतेह होके आएंगे। और जो हमारा हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेन थी जैसे हमें अशोक जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर लड़ रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है कि वो हब्बा कदल में अगर किसी का झंडा फतेह के साथ उठेगा वो भारतीय जनता पार्टी और अशोक साहब पर उठेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने स्टेटहुड की बात की है, क्या बीजेपी के लीडर है आप, स्टेटहुड कब तक वापस आ जाएगा? ये पहले मैं एक बात कहता हूँ, जो 2019 5 अगस्त को हुआ वो यहाँ के यूथ के लिए एक बड़ा फायदा था, बड़ा प्रॉफिट था फॉर माई थिंकिंग। मैं अपने नजरअंदाज से कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो कुछ यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स थी या जो यहाँ पे उन दिनों चल रहा था 2019 से पहले जो भी चल रहा था, देखो मेरे भाई, हमें एक्सेप्ट रियलिटी करनी ऑन ग्राउंड क्या है। आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ विदाउट एनी सिक्योरिटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमारी हिम्मत 2019 से पहले ऐसे बैठने को नहीं थी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर यहाँ पे ऐसे बैठे। ठीक है, तो यहाँ मगर इसमें एक बात मैं काट रहा हूँ, एक बात है ना, खासकर स्टेटहुड यूनियन टेरिटरी में बदलना, उससे 370 तो हटाया, ठीक है, यहाँ पर अब शांति है, ये भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक यूनियन टेरिटरी में क्यों तब्दील किया गया है, क्या वजह है उसकी? तो आप बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पर सब कुछ सुकून से है, क्या ये यूनियन टेरिटरी बनाना लाजमी था उस वक्त? देखिए मैं पहले एक बार तो उस समय जो हाईकमान हमारी थी उनका फैसला था। हम देखिए, हम एक बीजेपी के छोटे मोटे से लीडर हैं, हम इस बात को ज्यादा अगर हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो हाईकमान को उस टाइम सही लगा। नहीं, ये आपने बात छेड़ी इसलिए मैंने बोला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ एज पर माई व्यूज, जो उस दिन हुआ बहुत सही हुआ, क्योंकि आज अब ये बारी है कि हर घर से एक पॉलिटिशियन निकल रहा है। आप देखिए फ्रॉम 2021 से अभी तक कितने पॉलिटिशियन नए नए आए और एक यूथ आया है। पहले किसमें दम था कि वो पॉलिटिक्स करे या सियासत में आए, किसी में था ही नहीं। आज वैसा टाइम है कि हर घर से एक नया यूथ निकल के पॉलिटिक्स में आ रहा है। या आज यहाँ का जो मैं हूँ यूथ, मैं सेफ फील कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फायदा है। हाँ, अब जिनको उमर साहब और फारूक साहब को यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स करनी थी, उनको अपनी रोटियां पेशनी थी। मुझे आप एक बात बताइए, शेख साहब, उमर साहब, फारूक साहब, वो तो कहते हैं हम फैमिली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपने बेटे को भी लॉन्च किया, जैसे मूवीज में लॉन्च करते हैं। बॉलीवुड में मुंबई में एक एक्टर का बेटा होता है, उसको वो लॉन्च एक मूवी में करता है कि बेटा आप ये मूवी बना लो। वैसे तो अब उमर साहब ने अपने बेटे को लॉन्च किया बड़गाम में। मैंने ये भी देखा कि उसने बड़गाम में अब ये किया है कि उसके बेटे ने, माशाल्लाह करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एनसी और पीडीपी की असलियत क्या है। मैं यहाँ के आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को भी अपील कर रहा हूँ कि इस बार एनसी और पीडीपी को वोट ना डाले। अगर हमने एनसी और पीडीपी को इस बार भी वोट डाला तो हम बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़े खसारे में है। जो हमने 2019 से पहले देखा वो हमें और देखना है। मुझे एक बात समझ आती, जो यहाँ पे छोटा सा थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर एनसी के लिए लोगों को बच रहा है, किस चीज का बच रहा है भाई? एनसी ने दिया है क्या यहाँ के यूथ को? मुझे क्या दिया है? अगर एनसी ने कुछ दिया ही होता, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल गो विद एनसी, मैं भी उनके साथ ही जुट जाता। लेकिन वो ऐसी सरकार है, वो अपने फायदे, अपने लिए और अपनी फैमिली पॉलिटिक्स को कश्मीर में रखने के लिए स्टेटहुड और आर्टिकल की बात करती है, और उनका मुद्दा मसला कुछ नहीं है। और वो जो इस बार इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं, इसी बल पे लड़ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद फिर वो दरवाजे बंद करते हैं, फिर आप कौन मैं कौन, यही चलता रहता है। अच्छा, खासकर हम अब जाएंगे, मोदी जी आने वाले हैं 19 तारीख को, बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो आ रहे हैं, हम उसका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि मोदी जी इलेक्शन से पहले एक बार कश्मीर का विजिट कर रहे हैं और हमारे साथ हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी क्या तैयारी है। अब कुछ ही दिन बचे, 1-2 दिन की गैप है इसमें, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या वाकई बीजेपी सरकार बनाएगी? अब आपको 2-3 मिनट आपके लिए इतना चाहिए। यहाँ पे लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी
के लिए यहाँ के लोगों को प्यार मोहब्बत है, तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो हमारे यहाँ के लोकल्स हैं उनको किसी किसी को लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना प्यार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में देखा, ख़ास तौर पे यूथ में देखा, वो जज्बा, वो मतलब चेंज करने का मतलब हुनर, मतलब वो चेंज करना चाहते हैं, वो मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा। बाकी पार्टीज़ में जो भी होता है वो लोग, मुझे पता है वो लोग कैसे करते हैं। वो अब अगर मैं पोल खोलने पे आऊँगा शायद उमर साहब को ज़्यादा बुरी लगेगी मेरी बात, क्या पता है कि फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहिए, जो हमारे श्री अशोक भट्ट साहब जो हब्बा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़े कदरवाल लीडर हैं, उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने लोगों के हित में काम किया है। और मैं ये आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर इस बार किसी की सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं ये भी आपके माध्यम के जो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट आवाम से कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने इस बार वोट को ज़ाया मत करो, वोट को अपने जो आपका वोट है इसको सही तरीके से यूज़ करो। और प्लीज़ खास तौर पर हमारे अशोक साहब को अपने हब्बा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार बनाओ, क्योंकि हम आपके लिए बहुत काम करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खासकर सरकार किसकी बनेगी ये तो पता 8 तारीख को चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, एनसी बनाएगी, पीटीपी बनाएगी, जितने भी यहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं वो बनाएगी, वो तो 8 तारीख को ही हमें पता चल जाएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ रहिए, और भी हम कोशिश करेंगे आप तक और दूसरे मेहमान को। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।